इतिहास के संसार में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में हम कुषाणों की बात करेंगे। मेरे पास जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, कुषाणों के क्रम में अब तक हम 5 बार मिल चुके हैं और आज छठी बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि कुषाणों का किस तरह भारत में आना हुआ, किस तरह वे यहाँ स्थापित हुए। हमने कुछ प्रारंभिक कुषाण शासकों की बात की थी, हमने कनिष्क की बात की थी, हमने कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि पर चर्चा की थी, हमने कनिष्क के धर्म पर चर्चा की थी, हमने गांधार कला पर चर्चा की थी और आज हम बात करेंगे मथुरा कला की। गांधार प्रदेश की भांति मथुरा प्रदेश भी इस समय कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला पर गांधार कला का प्रभाव था अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद हैं। अधिकांश पाश्चात्य विद्वान अभी तक यह विश्वास करते थे कि मथुरा कला का उदय गांधार कला के प्रभाव से हुआ, लेकिन अब सूक्ष्म अध्ययन के परिणाम स्वरूप अधिकांश विद्वान यह मानने लगे हैं कि मथुरा की प्राचीनतम कलाकृतियां गांधार कला के उदय काल से पहले की हैं। वस्तुतः मथुरा कला का उदय सांची, सारनाथ और भरहुत की स्वदेशी कला के सूत्र को लेकर हुआ था। यद्यपि उस पर कालांतर में गांधार कला का थोड़ा प्रभाव अवश्य पड़ा था। फोगेल महोदय भी इस मत से सहमत हैं। मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई मूर्तियां लाल बलुए पत्थर की हैं। गांधार कला की भांति मथुरा कला के अंतर्गत भी महात्मा बुद्ध के मुख के चारों ओर प्रभामंडल दिखाया गया है। महात्मा बुद्ध प्रायः मुंडित शीर्ष हैं, उनके मुख पर मूछें भी नहीं हैं। प्रतिमाओं में विशालता, भौतिकवादिता और घनगात्रता है, इसमें आध्यात्मिकता नहीं है। मूर्तियां कभी कभी सिंहासन में दिखाई गई हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां प्रायः खड़ी हुई हैं। मूर्तियां बहुधा एकांशिक हैं, अर्थात उनका एक कंधा ढका हुआ है और दूसरा खुला। मथुरा की यक्ष यक्षिणी आदि प्रतिमाओं में कामुकता का प्रदर्शन अधिक किया गया है। मूर्तियों के वस्त्र प्रायः शरीर से चिपटे हुए हैं। साधारणतया मूर्तियां 2 वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऊर्ध्व वस्त्र और अधो वस्त्र। ऊर्ध्व वस्त्र और अधो वस्त्र। तो मित्रों, यह थी मथुरा कला की बात। इससे पहले अपन ने गांधार कला की बात की थी। अब हम कनिष्क के राज्य में जो व्यापारिक उन्नति हुई उसकी चर्चा करते हैं। कनिष्क के साम्राज्य में पश्चिमोत्तर प्रदेश और मध्य एशिया के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। परिणाम यह हुआ कि स्थानीय मार्गों के द्वारा भारतवर्ष, ईरान, मध्य एशिया और चीन आदि देशों का संपर्क स्थापित हो गया। परिणामतः भारतवर्ष और विदेशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हुआ ही, इसके साथ साथ ही भारतीय व्यापार की भी भारी उन्नति हुई। इन देशों के अतिरिक्त भारतवर्ष और रोमन साम्राज्य के बीच भी भारी व्यापार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष के वस्त्र, आभूषण और प्रसाधन के उपकरण बड़ी संख्या में रोमन साम्राज्य में पहुंचने लगे। इसके बदले में रोमन साम्राज्य से लाखों रुपए का सोना प्रतिवर्ष भारत आने लगा। प्लिनी नामक लेखक ने रोम निवासियों की यह कहकर कटु आलोचना की है कि वे विलास की सामग्री खरीदने में भारतवर्ष को इतना अधिक सोना दे रहे हैं कि उनके देश को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। अब हम कनिष्क की मृत्यु की चर्चा करते हैं। छोटी सी बात है कि कनिष्क के अनवरत युद्धों से क्षुब्ध होकर उसके सेनापतियों ने उसकी हत्या कर दी। कनिष्क ने
23 वर्ष या 45 वर्ष तक राज्य किया। उसने 23 वर्ष या 45 वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क के बाद कुषाण वंश में कोई भी ऐसा शासक न हुआ जो उसके विशाल साम्राज्य को अक्षय रख सकता था। अतः कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। कनिष्क का उत्तराधिकारी वाशिष्क था। उसका एक लेख मथुरा में और दूसरा लेख सांची में मिला है। प्रथम लेख की तिथि 24 और द्वितीय की तिथि 28 है। दोनों ही तिथियां शक संवत की हैं, लेकिन उसकी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं। राज तरंगिणी में एक जुष्क का उल्लेख है, परंतु उसकी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं, जिसने जुष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। जुष्क ने, संभवतः यह जुष्क वाशिष्क ही था। उसका राज्य कम से कम मथुरा से सांची तक था। वाशिष्क के बाद हुविष्क सिंहासन पर बैठा। यह अधिक शक्तिशाली राजा प्रतीत होता है। इसके अनेक सिक्के और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गया अभिलेख से प्रकट होता है कि इसका राज्य बिहार तक विस्तृत था। मथुरा में इसकी मुद्राएं मिली हैं। राज तरंगिणी के अनुसार इसने कश्मीर में हुविष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। वर्दक अभिलेख से काबुल प्रदेश पर उसका आधिपत्य सिद्ध होता है, परंतु कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है जिससे सिंध पर उसका आधिपत्य सिद्ध हो सके। प्रतीत होता है कि रुद्रदामन ने सिंध प्रदेश कुषाण साम्राज्य से छीन लिया था। हुविष्क की तिथियां 26 से 60 तक मिली हैं। प्रकट होता है कि कम से कम उसने 138 ईस्वी तक राज्य किया। संभवतः वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने मथुरा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। उसकी मुद्राओं पर ईरानी, यूनानी और भारतीय देवी देवताओं के चित्र हैं। भारतीय देवताओं में स्कंद, शिव, विशाख, गणेश और विष्णु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये मुद्राएं उसकी धार्मिक सहिष्णुता की ओर संकेत करती हैं। ये मुद्राएं उसकी धार्मिक सहिष्णुता की ओर संकेत करती हैं। अधिकांश मुद्राएं बड़ी ही सुडौल और कलात्मक हैं। आरा अभिलेख में एक कनिष्क का उल्लेख है। इसकी तिथि 41 है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह कनिष्क कौन था। लूडर्स, फ्लीट और स्टेनकोनो आदि विद्वानों का मत है कि यह कनिष्क प्रथम से भिन्न था, अतः इसे कनिष्क द्वितीय की संज्ञा दी जानी चाहिए। संभव है कि इसने हुविष्क के साथ शासन किया हो। उसने महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र और कैसर नामक उपाधियां धारण की थी। हुविष्क के पश्चात वासुदेव प्रथम कुषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी तिथियां 67 से 98 तक मिलती है। प्रकट होता है कि कम से कम इसने 176 ईस्वी तक राज्य किया। इसके सिक्के और लेख पंजाब और उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। प्रकट होता है कि उसके समय तक अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, मालवा के प्रदेश कुषाण साम्राज्य से निकल चुके थे। इस प्रकार वह एकमात्र भारतीय राज्य का ही शासक रह गया था। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उसका पूरी तरह भारतीयकरण हो गया था। यह सत्य उसके नाम से ही प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त उसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां खुदी हुई हैं। प्रकट होता है कि वह शैव था। वासुदेव की मृत्यु के बाद कुषाण वंश की अवनति की गति तेज हो गई। एक एक करके कुषाणों के अधीन प्रदेश स्वतंत्र होने लगे। भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रदेशों में शकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। उत्तरी भारत में नाग, भारशियों, यौधेयों तथा मालवों आदि की शक्ति बढ़ी। इनके विस्तार के परिणाम स्वरूप क्षीण कुषाण राज्य का विलोप हो गया। वासुदेव प्रथम के बाद कुछ समय तक परवर्ती कुषाण शासन करते रहे। वासुदेव प्रथम के बाद कुछ समय तक परवर्ती कुषाण शासन करते रहे। वासुदेव प्रथम का उत्तराधिकारी कनिष्क तृतीय था। इसकी मुद्राएं बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान,
सीस्तान, गांधार और पंजाब में मिली हैं, परंतु इसकी मुद्राएं सतलज के पूर्व में नहीं मिलती। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस समय तक परवर्ती कुषाणों का राज्य सतलज के पूर्व में संपूर्ण उत्तरी भारत से समाप्त हो गया था। उसकी मुद्राओं पर कुछ विशेष नाम मिलते हैं। डॉक्टर अल्तेकर इसे वासुदेव मानते हैं। यह संभवतः कनिष्क तृतीय का पुत्र था और उसकी अधीनता में सीस्तान में क्षत्रप था। यह वासु नाम के लिए कहा गया है। एक नाम मिलता है वीरू। यह संभवतः कनिष्क तृतीय का पुत्र था और पंजाब का क्षत्रप था। एक नाम मिलता है मही। डॉक्टर अल्तेकर इसका समीकरण महीश्वर से करते हैं और इसे भी कनिष्क का भाई बताते हैं। यह संभवतः अफगानिस्तान में क्षत्रप था। राजा की मुद्राओं पर क्षत्रपों के नामों का अंकन उनके प्रभाव को सिद्ध करता है, अतः इस समय तक कुषाणों का भारतीयकरण हो चुका था। डॉक्टर अल्तेकर का मत है कि कनिष्क तृतीय के बाद उसका पुत्र वासुदेव द्वितीय सिंहासन पर बैठा। वह अपने पिता के अधीन क्षत्रप था। उसकी मुद्राएं केवल बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान में मिली हैं। अनुमान किया जा सकता है कि उसके हाथ से सीस्तान और पंजाब के प्रदेश निकल गए थे। विद्वानों का मत है कि उसे सेसेनियन नरेश ने परास्त किया था। यह मत कुछ मुद्राओं पर आधारित है जिनका अग्रभाग सेसेनियन शैली का और पृष्ठभाग कुषाण शैली का है। इन्हें सेसेनियन कुषाण मुद्राएं कहते हैं। वासुदेव द्वितीय शैव था। इसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी अंकित हैं। सेसेनियन कुषाण मुद्राओं पर भी ये अंकन मिलते हैं। वासुदेव द्वितीय के पश्चात कुषाण राज्य का अंत हो गया। डॉक्टर राखालदास बैनर्जी के मतानुसार गुप्तों के उदय के कारण कुषाणों का पतन हुआ। उनका विचार है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने विदेशियों के घृणित आधिपत्य के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान चलाया और मगध को स्वतंत्र किया, लेकिन यह मत असंगत है। गुप्तों का उदय लगभग 275 ईस्वी में हुआ, जबकि कुषाणों के हाथ से प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत पंजाब को छोड़कर 176 ईस्वी के आसपास ही निकल चुका था। वासुदेव प्रथम, जिसने कि 145 से 176 ईस्वी तक शासन किया था, को ही कुषाणों का अंतिम महत्वपूर्ण राजा कहा जाना चाहिए। वासिष्क और हुविस्क के पश्चात कुषाण वंश में कोई भी ऐसा शासक न हुआ जो कुषाण राज्य को संभाल सकता। हुविस्क के पश्चात वासुदेव प्रथम राजा हुआ। उसके समय कुषाण राज्य केवल पंजाब और उत्तर प्रदेश तक सीमित था। उसका उत्तराधिकारी कनिष्क तृतीय, जिसने कि 180 से 210 ईस्वी तक शासन किया था, हुआ। उसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश भी स्वतंत्र हो गया। अंतिम कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समय में पंजाब भी कुषाणों के हाथ से निकल गया। कुषाण साम्राज्य से चीन और पार्थिया की शत्रुता थी। इनसे युद्ध करने के कारण कुषाण साम्राज्य की शक्ति का बड़ा व्यय हुआ। जुआन जाति के आक्रमण को भी कुषाणों के पतन का एक कारण माना जाता है। यह जाति मध्य एशिया में आमू नदी के उत्तर पूर्व में रहती थी। वासुदेव द्वितीय के समय इसने कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण प्रारंभ किए। वासुदेव ने अपना एक दूत मंडल भेजकर अपनी रक्षा के लिए चीनी सम्राट से सहायता मांगी, लेकिन उसे सहायता नहीं मिली। सासानी वंश ईरान का राजवंश था। मुस्लिम लेखकों फरिश्ता, तबरी और कुषाणों सासानी मुद्राओं से सिद्ध होता है कि इस वंश के सम्राट अर्देशीर प्रथम ने कुषाणों से बैक्ट्रिया छीन लिया था। घिर्ष्मन ने अपनी बेग्राम की खुदाई के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि सासानी सम्राट शापुर प्रथम ने, जिसने कि 241 से 272 तक शासन किया था, कुषाणों के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। हर्जफेल्ड के मतानुसार वहरान द्वितीय ने कुषाणों से शकस्थान, सिंध, सौराष्ट्र और मालवा भी छीन लिए थे। नरसी के पैकुली अभिलेख से विदित होता है कि 294 ईस्वी तक सिंध तक का पश्चिमी प्रदेश कुषाणों के हाथ से जाता रहा। शापुर द्वितीय के एक लेख से प्रकट होता है कि 356 ईस्वी के लगभग कुबल पर सासानी वंश का अधिकार था।
इस प्रकार सासानी वंश की आक्रामक नीति के कारण कुषाणों के पश्चिमोत्तर प्रदेश उनके हाथ से जाते रहे। मुद्राओं से ज्ञात होता है कि पश्चिमी पंजाब और मध्य पंजाब में क्रमशः शाक और शीलद तथा गढ़हर जातियों का उदय हुआ था। ये विदेशी जातियां थी। इनका उदय कुषाणों के पतन काल में हुआ, क्योंकि एक गढ़हर मुद्रा पर समुद्रगुप्त का नाम मिलता है। मध्य देश और पंजाब से कुषाणों को निकालने का श्रेय कुछ भारतीय जातियों को जाता है। डॉक्टर जायसवाल ने यह मत प्रतिपादित किया था कि पंजाब और मध्य देश से कुषाणों को निकालने का कार्य भारशिव नागों ने किया था। इनका एक प्रमुख राजा वीरसेन था। इसने कांतिपुर, मथुरा और पद्मावती में अपने वंश की स्थापना की और पंजाब से कुषाणों को भगा दिया, जिससे वे सेसेनियन नरेश सापुर प्रथम की शरण में गए। कुषाणों के विरुद्ध अपनी विजय के उपलक्ष्य में भारशिव नागों ने वाराणसी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी से यह स्थान आज भी दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रख्यात है। डॉक्टर अल्तेकर ने जायसवाल के इस ब्यौरे का खंडन किया है। वे कहते हैं कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वीरसेन ने कांतिपुर, मथुरा और पद्मावती में नागराज्य की स्थापना की थी। वीरसेन का पंजाब से कोई संबंध नहीं था, वहां उसकी मुद्राएं नहीं मिलती। बिना किसी सैनिक विजय के भी अश्वमेध यज्ञ किए जा सकते थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कुषाणों ने भारशिव नागों के विरुद्ध सेसेनियन नरेश शाहपुर प्रथम से सहायता मांगी थी। फिर भी यह निर्विवाद है कि भारशिव नाग तत्कालीन भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था। संभव है कि उसने भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। दुर्भाग्य से इस विषय में हमें कोई निश्चित ब्यौरा नहीं मिलता। यमुना के पश्चिम में रहती थी योधेय जाति, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। अल्तेकर के अनुसार इसने कुषाणों को निकालकर यमुना और सतलज के बीच के प्रदेश को स्वतंत्र कराया। अंतिम कुषाण नरेशों कनिष्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय की मुद्राएं सतलज और यमुना के बीच में नहीं मिलती, परंतु इस प्रदेश में योधेयों की मुद्राएं मिलती हैं। योधेयों की मुद्राएं कुषाणों की मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। इन मुद्राओं पर योधेय गणस्य जयः लिखा मिलता है। इन पर देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की मूर्ति भी बनी है। एक जाति का उल्लेख है कुणिंद, जो सतलज और व्यास के बीच में रहती थी। इसने योधेयों की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता की होगी। इसकी मुद्राएं योधेय मुद्राओं से मिलती हैं। एक जाति है अर्जुनायन, जो कि आधुनिक जयपुर आगरा प्रदेश में रहती थी। अपने पड़ोस में चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम से यह अलग नहीं रह सकती थी। कुछ योधेय मुद्राओं पर द्वि और त्रि शब्द मिलते हैं। इनसे डॉक्टर अल्तेकर ने अनुमान किया है कि योधेयों के विरुद्ध एक संघ बनाया गया था, जिसमें कुणिंद और अर्जुनायन नामक पड़ोसी जातियों को शामिल किया गया था। मालव जाति अजमेर, टोंक, मेवाड़ प्रदेश में रहती थी। नांदसा यूप अभिलेख में मालव श्री सोम का उल्लेख है, जिसने 225 ईस्वी के लगभग एक यज्ञ किया था। संभव है कि यह यज्ञ कुषाणों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया गया हो। अभिलेखों और मुद्राओं में मग वंश का उल्लेख है। इस वंश का उदय बघेलखंड में हुआ था। बंदोगढ़ और जिंज में प्राप्त महाराज वाशिष्ठ पुत्र भीमसेन के अभिलेखों में 51 और 52 की तिथियां हैं। कालांतर में बंदोगढ़ में महाराज कौत्स्य पुत्र पोठासिरी के 86, 87 और 88 तिथियों वाले अभिलेख मिले हैं। ये शक संवत की तिथियां प्रतीत होती हैं। अनुमान किया जा सकता है कि बघेलखंड में 166 ईस्वी के लगभग या 166 ईस्वी तक एक नए वंश की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। कौशाम्बी में मगभद्र के अभिलेखों की तिथियां 81, 87 और 88 हैं। इससे प्रकट होता है कि इस राजा ने कौशाम्बी में 159 ईस्वी तक अधिकार कर लिया था। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि प्रथम 2 राजा मगवंश के ही पूर्वज थे, परंतु कालांतर में प्राप्त मुद्राओं और अभिलेखों से
कौशाम्बी के अन्य मग वंशीय राजाओं शिवमग, शारमग, विजयमग आदि के नाम मिलते हैं। यही यही महत्वपूर्ण बात है कुषाणों के पतन के संदर्भ में और उसके बाद में क्या हुआ इस विषय में। एक राजा रुद्र समुद्रकालीन रुद्रदेव प्रतीत होता है। यह मगवंश का माना जाता है। इस प्रकार मगवंश ने कौशाम्बी के चारों ओर जो कुषाण सत्ता स्थापित थी उसका अंत किया। अयोध्या प्रदेश में अनेक मुद्राओं पर मित्र नामांतक राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे सत्यमित्र, संघमित्र, देवमित्र आदि। एक मुद्रा से राजा कुमुदसेन का परिचय मिलता है। संभवतः कुषाणों के विरुद्ध इन राजाओं ने भी कोई भूमिका निभाई थी। पांचाल प्रदेश की राजधानी अहिच्छद्र थी। यहाँ भी अनेक मित्रांतक राजाओं की मुद्राएं मिली हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अयोध्या के मित्र राजाओं का पांचाल के मित्र राजाओं के साथ क्या संबंध था। यह अनुमान किया जा सकता है कि यहाँ के मित्र वंश के उदय के कारण भी कुषाण सत्ता निर्बल हुई होगी। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।